हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, मानव कंकाल से निर्मित झील, एक ऐसी झील जिसमें लगभग 300 से अधिक मानवों के कंकाल देखने को मिले, वो झील समाप्त हो रही है, एंड हो रही है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली इस लेक के एंडिंग का क्या कारण है। और जरा पीछे दी हुई इस इमेज को भी ध्यान से देखिए, ये एडिटेड इमेज नहीं, ओरिजिनल इमेज है बेसिकली उस लेक की जिस लेक में आपको मोर देन 300 ह्यूमंस के ओरिजिनल स्केलेटन देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जिसकी मिस्ट्री के बारे में अध्ययन बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भी विश्लेषण करा गया। इसकी जानकारी दी गई कि एग्जैक्टली इस लेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और कैसे यहां इतनी बड़ी मात्रा में मानव की हड्डियां, स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं। और इवन मैं आगे इसे रिवील भी करने का प्रयास करूंगा, डिस्क्राइब भी करने का प्रयास करूंगा कि एग्जैक्टली ये जो मानव के स्केलेटन हैं ये यहां आए कैसे। पर पहले हम चर्चा करते हैं एग्जैक्टली इस लेक के बारे में जिसे हम रूपकुंड लेक के नाम से जानते हैं। और यह एक पेरीग्लेशियल झील है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर स्टडी IQ के प्रीमियम P2I बैचेस फास्ट ट्रैक 2025, 2026 और 27 के लिए लॉन्ग टर्म बैचेस आर अवेलेबल। अगर आप चाहें तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो डियर 15 अक्टूबर से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी एडमिशन ओपन है, आप मेरे साथ इन बच्चों का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए हम वापस आते हैं अपनी खबर की तरफ और चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये स्केलेटन से बनी हुई लेक, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और फिलहाल ये श्रिंक क्यों हो रही है। तो प्राइमरली सबसे पहले अगर हम खबर पर नजर डालें तो जो रूपकुंड झील है इसका आकार बेसिकली कम हो रहा है, यह उथली होती जा रही है और समय के साथ खत्म हो रही है। इसे पेरीग्लेशियल झील कहा जाता है। यह पेरीग्लेशियल झील होती क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो यह एक ऐसी झीलें होती हैं जिनका निर्माण बेसिकली पुराने किसी हिमनद के पिघलने से हुआ होता है और इनमें बहुत अधिक जल की मात्रा हो इसकी संभावना कम होती है। यह मलबे से निर्मित होती हैं। अर्थात जब किसी स्थान से हिमनद गुजरता है, यानी कि ग्लेशियर जो है उस स्थान से अगर गुजरे तो वहां पर जो मलबा इकट्ठा होता है उस मलबे के बीच में ग्लेशियर के अंशों के पिघल जाने से इन झीलों का निर्माण होता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा रूपकुंड जो झील है उसे बाइफरकेट करा गया है, कुछ लिस्ट में डिवाइड करा गया है इस एरिया की झीलों को। और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया कि भाई इस क्षेत्र में जो झीलें हैं ये पेरीग्लेशियल झील का उदाहरण है, यानी कि ये झीलों का निर्माण उस मलबे के ऊपर हुआ है जो मलबा या मैं कहूं मोरिन बेसिकली एक लेक का रूप धारण कर चुका है और यह मलबा आया है हिमनदों से। अब यह पेरीग्लेशियल झील का आकार क्यों श्रिंक हो रहा है, क्या कारण है कि इसका आकार अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो नियर अबाउट 0.1 से 0.5 की दर से प्रतिवर्ष कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कुल मिलाकर झील जो है वो श्रिंक हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जैक्टली ये झील श्रिंक हो किस लिए रही है। तो जो सिंपल सा कारण बताया गया है वह यह है कि इस एरिया में होता था हिमपात, पर समय के साथ ये हिमपात अब कॉमनली वर्षा में चेंज हो रहा है। अर्थात पूरे एरिया में जो रूपकुंड के आसपास का क्षेत्र है वहां आइडियली होना चाहिए हिमपात, पर अब हो रही है बारिश, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। अब इस बारिश के कारण होता यह है कि आसपास के क्षेत्र से जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो पानी के साथ बहकर इस झील में इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब समय के साथ चूंकि इसमें सिल्ट जमा हो रहा है, अवसाद जमा हो रहा है, आप ये पाएंगे कि इस झील की जो गहराई है ये समय के साथ कम होती जा रही है, चौड़ाई भी समय के साथ घटती हुई नजर आ रही है। तो एक बात तो क्लियर है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, आप सोचें कि वर्षा के पैटर्न में चेंज से लेकर जो वर्षा का टाइप है,
एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो वर्षण का टाइप है, ये चेंज हो रहा है, जिस कारण जहां हिमपात होना चाहिए उस स्थान पर हमें वर्षा देखने को मिल रही है, जो अंततः रूपकुंड झील के खत्म होने का कारण बनी हुई है। अब यह पॉइंट तो क्लियर है कि इस झील का जो फॉर्मेशन है यह किस प्रकार से हुआ, और यह भी क्लियर है कि एग्जैक्टली इस झील का एंड क्यों हो रहा है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि रूपकुंड झील में ये मानवों के कंकाल आए क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले तो चर्चा करते हैं इस झील में मानव कंकाल हैं कहां। तो बताया जाता है कि नियर अबाउट 300 मानवों के कंकाल इस स्थान पर उपस्थित हैं, और यह झील जिस लोकेशन पर आती है डियर, उस लोकेशन पर एक ट्रैकिंग का प्लेस है जहां पर जो पर्यटक हैं वो जाया करते हैं, और यह जो दुर्लभ स्थिति है इसे भी देखा करते हैं। करीब करीब 3 मीटर की गहराई पर ही ये कंकाल हमें दिखने लगते हैं। अब पहली बार इसके बारे में जानकारी बहुत पहले मिली थी, एग्जैक्टली किंवदंतियों में इसकी चर्चा है, और कहा यह जा रहा था कि भाई जो प्राइमरली देखने पर लगता था कि इस स्थान पर मानवों का कभी एक समूह आया हो, और उस समूह के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी की एक साथ मृत्यु हो गई। पर यहां पर एक स्टडी के द्वारा इस बात की भी जानकारी मिलती है कि भाई एग्जैक्टली इन मानवों की मृत्यु हुई किस कारण से थी। तो कहा यह जाता है कि यहां पर इस लेक के आसपास कभी किसी समय पर मानव जो है वो ट्रैवल करते हुए, माइग्रेट करते हुए पहुंचे होंगे, और एक हिंसक ओलावृष्टि के कारण इन सभी मानवों की मृत्यु हो गई। अब यह हिंसक ओलावृष्टि कैसे हुई? तो कहा यह जा रहा है कि बड़े आकार के, और इसके साक्ष्य क्या हैं, तो जो स्केलेटन्स, जैसा मैंने आपको अभी से पहले दिखाया कि जो स्केलेटन्स हैं, आपको इन स्केलेटन्स पे दिखाई देता है कि किसी बड़े भारी गोल आकार की वस्तु से इन पर हिट करा गया था। तो प्राइमरली जो निष्कर्ष निकला वो यह था कि इस स्थान पर कुछ मानव आए होंगे किसी समय पर, और जो समय था वो रफली 9वीं शताब्दी बताया गया, और फिर उस स्थान पर हुई भीषण ओलावृष्टि के कारण इन सभी मानवों की मृत्यु हो गई है। अब जब यह दृश्य या यह परिदृश्य समझाया गया, तभी एक नया मोड़ आता है। मोड़ आता है इस बात का कि 1942 में नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा यह बताया गया कि यहां पर बहुत अधिक संख्या में कंकाल हैं। प्राइमरली इतने कंकाल नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में फिर कंकालों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई भी दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय भारत में जो ब्रिटिश राज था, उन्हें यह डर था कि यह कंकाल बेसिकली जापानीज जो सोल्जर्स हैं उनसे संबंधित ना हो। पर समय के साथ क्लियरिटी आती रही, और 1950 का अर्थात 1950 का दशक आते हुए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि भाई इस स्थान पर जो मानव के कंकाल हैं, ये मानव के कंकाल एक रफली आइडिया दिया गया कि 1800 सन से पहले के हैं, और कंकालों से यह एविडेंस मिलता है कि ये लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास से बिलोंग करते हैं। और यह भी कहा गया कि जो अचानक ओलावृष्टि की घटना के बारे में कहा गया है, यह प्रथम दृष्टया सही दिखाई देती है। पर अभी तक की कहानी से यह हमें समझ में आता है कि कुछ लोगों का एक झुंड, एक ग्रुप एक स्थान पर आया, और भीषण ओलावृष्टि के कारण उन सभी की मृत्यु हो गई इस झील के आसपास। बट कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आता है। 2003 में जो नेशनल ज्योग्राफिक की टीम थी, उनके द्वारा विजिट करा गया, और विजिट में अचानक एक नई डिस्कवरी हुई, जहां यह बताया गया कि डियर जो मानव के कंकाल हैं, कुछ कंकालों पर हमें जो मीट है, जो मांस है, उसके भी टुकड़े देखने को मिले। अब इसके साथ कुछ और भी चीजें दिखना स्टार्ट होती हैं, जैसे चमड़े की बनी हुई जो चप्पलें हैं ये उनमें दिखाई देती हैं, कुछ अंगूठियां देखने को मिलती हैं, और लोहे के भाले आदि चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहानी में कुछ और भी ट्विस्ट है। बाद में फिर रिसर्च कंडक्ट करी गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, सेम लेक सेम प्लेस पर, जहां हड्डियों का बेसिकली रेडियोकार्बन जो डेटिंग है उसके द्वारा अध्ययन किया गया, और इस अध्ययन में पूर्णतः निष्कर्ष निकाला गया कि नियर अबाउट 1850 ईस्वी
30 से 40 साल का टॉलरेंस लेते हुए ये जो मानव के कंकाल हैं ये इस समय के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस स्टडी ने एक बात ऐड करी और वो बात थी कि भाई सारे कंकाल एक ही समय पर यहां नहीं आए हैं, यानी कि जो कंकाल हमें देखने को मिलते हैं ये दो अलग अलग समय के कंकाल हैं। एक ग्रुप जो हमें देखने को मिलता है जो पुराना ग्रुप है उसमें 800 ईस्वी के आसपास 850 ईस्वी के आसपास का ग्रुप हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो सेकंड ग्रुप है वो हमें देखने को मिलता है नियर अबाउट 1800 ईस्वी के आसपास का। और इसमें दोनों ही ग्रुप्स में टाइम का ही अंतर नहीं है बल्कि एथनिसिटी का, एरिया का भी अंतर है। जो बाद में आया ग्रुप है उसके लिए यह बताया गया है कि भाई ये जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र और इवन जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीस वाला एरिया है उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और जो शेष बचा हुआ ग्रुप है वो एशिया और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों से बिलोंग करता है। और यहां पर अध्ययन करने के लिए लगभग 38 जो कंकाल थे, 38 कंकाल थे, उनका अध्ययन करा गया था। और 38 कंकालों का अध्ययन करने के बाद यह जानकारी मिलती है कि रफली अगर हम कहें तो 23 से 24 कंकाल हमें देखने को मिलते हैं जो दक्षिण एशिया से बिलोंग करते हैं। और जो शेष 14 व्यक्तियों का कंकाल है वो स्पष्ट रूप से भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां से बिलोंग करता है। ये जो 18वीं शताब्दी के आसपास के कंकाल हैं जो इस स्थान पर आपको दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है कि ये ग्रीस वाले क्षेत्र से, और स्पेसिफिकली मैं कहूं तो ग्रीस में भी एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है क्रेटे। यहां आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिखाई देंगे। ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ये साइप्रस है, यहां क्रेटे है, सिसिली, सैलडिना, बेलेरिक, कोर्सिका, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और उन सभी आइलैंड्स का अपना एक अलग ट्री है ह्यूमन ज्योग्राफी में। यहां क्रेटे आइलैंड के जो फैमिली ट्रीज हैं उससे यहां के कंकाल जो है वो बिलोंग करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि रूपकुंड जो झील है उसके लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहां पर जो मानवों के कंकाल हमें देखने को मिलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक के थ्रू यह बात क्लियर है कि यहां पर दो अलग अलग समय पर आए हुए मानवों के कंकाल उपस्थित हैं। और इनमें से एक ग्रुप जो सबसे आखिर में आया है वह 18वीं शताब्दी के आसपास आया हुआ ग्रुप है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से बिलोंग करता है। और जो शेष बचा हुआ पुराना ग्रुप है यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र से बिलोंग करता है। और दोनों ही क्षेत्रों के लिए, दोनों ही क्षेत्रों से आए हुए कंकालों के लिए, व्यक्तियों के लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि भाई इनकी मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं जो पहले दंत कथाओं में, किंवदंतियों में, बाद में प्राइमरली रिसर्च में और अब आधुनिक रिसर्च से भी यही कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि इन सभी कंकालों की और इन सभी व्यक्तियों की जो मृत्यु है वो सेम उसी कॉज से हुई है जो कॉज पहले बताया गया था, यानी कि हिंसक ओलावृष्टि के कारण। अब ये जो झील है चूंकि ये न्यूज में रही है इसीलिए याद रखें कि हिमालयन एरिया में, हिमालयन इकोसिस्टम में हमें बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जो इस रूपकुंड झील की हम बात कर रहे हैं, यह रूपकुंड झील एक मध्यम ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील है। आप पाएंगे कि रूपकुंड से ऊपर चमोली के एरिया की जो झीलें हैं और इसके नीचे जो दरा के एरिया की झीलें हैं, इन दोनों में ही हमें मतलब हाइट पर, मध्यम ऊंचाई पर और बिल्कुल जो है सी लेवल के समानांतर पर जितनी भी लेक्स हैं हिमालय में, आपको इन सभी लेक्स में श्रिंकिंग दिखाई देगी और सडन एक्सपांशन भी देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही घातक प्रभाव है। GLOF, ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो या फिर इस प्रकार की झीलों का सिकुड़ जाना या फिर इनका विस्तार होना हिमालयन इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जानकारी महत्वपूर्ण है। अब जरा ध्यान दें, अगर इसी प्रकार से आप रोचकता के साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया 15 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही स्टडी IQ के जो प्रीमियम कोर्सेस हैं इनमें एडमिशन भी अभी ऑन है। और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जस्ट बाय यूजिंग अ कोड कॉल्ड AK Live, इस कोड का यूज करते हुए
आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल और इन P2I बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।